हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 2 जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 से लेकर 1945 ईस्वी तक। तो उसका जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रत्येक विश्वविद्यालय का सिलेबस वही होगा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, और उसके लिए जो सिलेबस के यूनिट्स हैं वो वीडियोस मैं चैनल पर अपलोड करने लगी हूँ, और साथ ही साथ उसके जुड़े इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन है वो भी मैं लगातार अपलोड कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती है तो वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, खूनी रविवार की घटना कब घटी? तो खूनी रविवार की घटना 1905 ईस्वी में घटी थी। ऑप्शन नंबर द जो है वो आपका सही है। यहाँ पे एक एक जो प्रश्न दे रखा है उस सभी के उत्तर को अच्छी से कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई तो किस वर्ष हुई थी? तो 1898 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है। अगला है बोल्शेविक दल का गठन हुआ तो किस वर्ष हुआ था? बोल्शेविक दल का गठन वो हुआ था 1903 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर स आपका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से रूस की क्रांति से संबंधित था? तो रूस की क्रांति से संबंधित था लेनिन, याद रखिएगा। आपका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न देखिए, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर स आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस का जार था तो रूस का जार जो था जार निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ब सही उत्तर है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जिस भी देश में जब क्रांति हुई उस समय को याद रखिएगा, और उस क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ज़रूर पूछता है। जैसे कि इंग्लैंड की क्रांति के समय कौन था? जेम्स द्वितीय था, और फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और रूस की क्रांति में जार निकोलस द्वितीय, तो याद रखिए। अगला है, क्रांति की सफलता के बाद रूस में कौन सी व्यवस्था लागू हुई? तो जब क्रांति सफल हो जाती है उसके बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था लागू होती है। ऑप्शन नंबर ब सही है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट ज़रूर कीजिएगा। समाजवादी का जनक कौन था? तो समाजवादी का जनक था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सही उत्तर है। अगला 9वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव निम्नलिखित में से किस क्रांति पर पड़ा? तो रूस की क्रांति पर कार्ल मार्क्स के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए, इटली का एकीकरण और जर्मनी से एकीकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सार्डिनिया पिटमान के सम्राट का नाम था, तो मैं आपको इटली का एकीकरण पढ़ा चुकी हूँ तो आपको याद होगा। सार्डिनिया पिटमान का सम्राट कौन था? विक्टर एमानुएल द्वितीय थे, तो ऑप्शन नंबर ब राइट है। सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ, फुल डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है। कैमिलो डी कावूर कौन था? तो कैमिलो डी कावूर सार्डिनिया पिटमान का प्रधानमंत्री था। इन्होंने सबसे पहले इटली का एकीकरण की शुरुआत की थी। तो सारी चीज़ें एक एक चरण में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि किस किस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। तो इटली का जो एकीकरण था वो 5 चरणों में पूरा हुआ था। कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने योगदान दिया, सब आपको बता चुकी हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। अगला है, रोम पर इटली का अधिकार कब हुआ? तो रोम पर इटली का अधिकार 1870 में हुआ। देखिए, रोम जो था उस पर पोप का शासन चल रहा था। जो इटली था उसके जो महत्वपूर्ण सभी राज्य थे अलग अलग बटे हुए थे, सब पर विदेशी शक्तियाँ शासन कर रही थी और रोम पर पोप का शासन चल रहा था। तो जब महान जो व्यक्ति आए सामने जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया, जैसे कि डी कावूर और विक्टर एमानुअल द्वितीय, उसके अलावा गैरीबाल्डी, ये सारे जो लोग आए उन्होंने इटली का एकीकरण करने का दृढ़ निश्चय किया और फिर
5 चरणों में इन्होंने मिलकर के इटली का एकीकरण किया और इटली को एक संयुक्त राष्ट्र घोषित किया, यानी कि पूरा इटली का एकीकरण कर दिया। यानी जो छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में इटली बटा हुआ था उन सभी को जोड़कर एक देश बनाया इटली। फिर जिसकी राजधानी घोषित की गई रोम को। तो रोम सबसे 5वें चरण में इस पर रोम पर इटली का अधिकार होता है 1870 ईस्वी में, और वहीं से पोप का शासन रोम पर से समाप्त हो जाता है और फिर इटली की राजधानी के रूप में रोम को घोषित कर दिया जाता है। तो कब अधिकार होता है इटली का? 1870 में होता है। ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर है। देखिए अगला है, डेनमार्क के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? देखिए जर्मनी के एकीकरण से जुड़ा ये प्रश्न है, डेनमार्क का युद्ध। देखिए डेनमार्क जिस तरह इटली अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था अलग अलग राज्यों में, उसी तरह जर्मनी भी बटा हुआ था। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान है। तो बिस्मार्क ने पहले सोचा कि देखो ऑस्ट्रिया जो था वो भी इस पर शासन कर रहा था। बिस्मार्क का मकसद था ऑस्ट्रिया को भी अपने रास्ते से हटाना, लेकिन पहले उन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रिया एक ताकतवर देश है, उसको अपने आप में मिलाकर पहले डेनमार्क के साथ युद्ध करना है, उससे जो राज्य डेनमार्क के कब्जे में है उसे लेना है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया को हराना है। कुछ इस तरह की नीति थी बिस्मार्क की। तो जब डेनमार्क के साथ युद्ध होता है तो इस युद्ध में ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेना साथ थी, प्रशा की सेना साथ थी, और प्रशा के थे बिस्मार्क। तो प्रशा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना मिलकर डेनमार्क के विरुद्ध क्या करती है? युद्ध लड़ती है, जिसमें जो स्लेस्विग था वो प्रशा को मिलता है और हॉलस्टाइन जो है वो मिलता है ऑस्ट्रिया को, क्योंकि आपस में संधि करते हैं। जब डेनमार्क हारता है तो संधि होती है, संधि में विवश होकर ये 2 राज्य डेनमार्क देता है संधि के दौरान। तो बिस्मार्क जो था वो ये वाला राज्य लेता है स्लेस्विग, और हॉलस्टाइन राज्य ऑस्ट्रिया को मिलता है संधि के तहत, क्योंकि उसने बिस्मार्क के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। फिर बाद में यही जो कारण था आपस में प्रशा और ऑस्ट्रिया के युद्ध का भी कारण बनता है आगे चलकर। फिर आप देखेंगे किस तरह से हुआ इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पर मेन जो कारण था अ वाला था, ऑप्शन नंबर आपका राइट है। अगला है, सेडोवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो फ्रांस तथा प्रशा के मध्य सेडोवा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर है। देखिए अगला है, ओटो वन बिस्मार्क कौन था? तो ओटो वन बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था। और देखिए बिस्मार्क का जो योगदान है वो इटली जर्मनी के एकीकरण में बहुत अधिक है। मतलब जर्मनी का जो एकीकरण किया है वो बिस्मार्क ने ही किया है, और ये प्रशा के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला है, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहाँ का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो जब जर्मनी का पूरा एकीकरण कर लिया गया बिस्मार्क के द्वारा, तो विलियम प्रथम को जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ का यानी कि जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर अ विलियम प्रथम सही उत्तर है। अगला है, ओटो वन बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? देखिए ओटो वन बिस्मार्क की जो नीति थी वो थी रक्त और लौह नीति। जब आपको जर्मनी का एकीकरण पढ़ाऊंगी तब आपको पता लगेगा कि इनकी जो रक्त और लौह नीति थी वो किस तरह की थी, कि किस तरह इन्होंने ऑस्ट्रिया को ही अपने में मिलाकर डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ा, फिर ऑस्ट्रिया को भी युद्ध में हरा दिया, फिर उसके बाद जैसे अलग अलग देश को अपने साथ मिलाकर युद्ध लड़ते थे, फिर उसके बाद उन्हीं को हरा देते थे। मतलब इस तरह की उन्होंने नीति अपनाई थी। उस नीति को रक्त और लौह नीति कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर का संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध जर्मनी से था। तो ऑप्शन नंबर ब सही उत्तर है। अगला है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो इटली के लिए किया था। जब इटली का एकीकरण हमने पढ़ा था तो देखा था कि गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है और अपना योगदान दिया है। गैरीबाल्डी संबंधित था तो इटली के एकीकरण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर अ राइट है। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इटली के एकीकरण में है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर अ सही है। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 4 सालों तक ये युद्ध चला था। तो 1918 में ये युद्ध 11 नवंबर को समाप्त हुआ था। तो इसकी शुरुआत और इसकी समाप्ति की तारीख याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब सम्मिलित हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका अप्रैल के महीने में 1917 ईस्वी में शामिल हुआ था। अगला देखिए वर्साई की संधि कब हुई। तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद है लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ब राइट है, याद रखिएगा 10 जनवरी को हुई थी। अगला है वुडरो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। अगला क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो लीग ऑफ नेशन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ब सही उत्तर है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो वुडरो विल्सन थे। ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा लीग ऑफ नेशंस का अंग नहीं है। तो सुरक्षा परिषद लीग ऑफ नेशंस का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ब सही उत्तर है। अगला है त्रिराष्ट्रीय मैत्री की स्थापना हुई। तो किस वर्ष त्रिराष्ट्रीय मैत्री की स्थापना हुई थी। तो 1882 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है। अगला है वर्साई की संधि की गई थी। तो वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर स सही उत्तर है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और 1914 में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति की स्थापना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है। अगला है अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया। तो हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी में गिराया गया था। ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है। अगला है जापान ने आत्मसमर्पण कब किया। तो जापान ने आत्मसमर्पण 14 अगस्त 1945 को किया था। सही उत्तर अ है। अगला है हिटलर का संबंध किस देश से था। तो हिटलर जर्मनी का था, जर्मनी से उसका संबंध था, ये तानाशाह था। ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का तत्कालीन कारण था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका शामिल हुआ तो उसका जो तात्कालिक कारण था वो क्या था। वो था जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना। यही तत्कालीन कारण था कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था वर्साई की संधि, और वर्साई की संधि भी आपको पढ़ना है, इस पर जल्द वीडियो में अपलोड करूंगी। अगला है जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किसने की। तो हिटलर ने जर्मनी में नाजी दल की स्थापना की थी। अगला है पर्ल हार्बर पर आक्रमण निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित था। तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित था। याद रखिएगा, और यही आक्रमण तो कारण था अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाना। तो यहाँ पर द वाला सही उत्तर है आपका। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने आपका रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और जर्मनी और इटली के एकीकरण से बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQ बता दिए हैं। तो आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा वीडियोज़ और चैनल पर अपलोड हो रही हैं और लगातार चैनल पर ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। उसके लिए चैनल पर विजिट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।